गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं डॉक्टर रुक्मणी मीना, राजकीय महाविद्यालय करौली। आज हम समाजीकरण के प्रमुख अभिकरण, संस्थाएं या साधन का अध्ययन करेंगे। समाजीकरण हमने पिछले वीडियो में समझा था। आज हम ये देखेंगे कि समाजीकरण के प्रमुख साधन क्या क्या है, किन किन के माध्यम से व्यक्ति का समाजीकरण होता है। तो मानव के समाजीकरण की जो प्रक्रिया है वो बहुत लंबी एवं जटिल है, क्योंकि किसी एक साधन या संसाधन या अभिकरण के माध्यम से समाजीकरण होना संभव नहीं है। उसके लिए विभिन्न अभिकरण साधनों के माध्यम से समाजीकरण होता है। तो इस कार्य में यानी कि समाजीकरण में अनेक संस्थाओं एवं समूहों का योगदान होता है। ये संस्थाएं समय समय पर विभिन्न बातें हमें सिखाती है। कभी कभी तो ये एक दूसरे की पूरक एवं सहयोगी बन जाती है, तो कभी परस्पर स्वतंत्र एवं संघर्षकारी। बच्चे का समाजीकरण करने में अनेक प्राथमिक संस्थाएं, प्राथमिक किसे कहते हैं, जो व्यक्ति के सबसे नज़दीक है, जैसे परिवार, पड़ोस, मित्र मंडली, विवाह, नातेदारी समूह तथा द्वैतिक संस्थाएं जो विद्यालय, धार्मिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक एवं व्यावसायिक जो संस्थाएं हैं आदि का योगदान होता है। व्यक्ति इन संस्थाओं एवं समूह से जितना अनुकूलन करता है, यानी जितना इनके अनुसार चलता है, उतना ही समाजीकरण उसका सफल माना जाता है। तो हम यहाँ देखेंगे कि समाजीकरण की प्रमुख संस्थाएं या प्रमुख साधन कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले देखते हैं परिवार समाजीकरण करने वाली एक संस्था के रूप में, क्योंकि परिवार वह है जिसमें व्यक्ति यानी बच्चा पैदा होते ही परिवार में आता है और परिवार के माध्यम से वो क्या क्या सीखता है, यही हमारा समाजीकरण है। तो समाजीकरण करने वाली संस्थाओं में परिवार अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि बालक परिवार में ही जन्म लेता है और सर्वप्रथम परिवार के सदस्यों के ही संपर्क में वो आता है। परिवार में ही उसे समाज के रीति रिवाज, नियम, लोकाचार, प्रथाएं, संस्कृति आदि का ज्ञान कराया जाता है। समय और महत्व की दृष्टि से परिवार समाजीकरण करने वाली प्राथमिक संस्था है। बच्चा यदि मूल परिवार का सदस्य है तो उसे 4 प्रकार की भूमिकाओं का ज्ञान होता है। वे हैं पति, पिता, पत्नी, माता, पुत्र, भाई और पुत्री और बहन। चूँकि परिवार एक सार्वभौमिक संस्था है, अतः विश्व के सभी समाजों में समाजीकरण की ये आधारभूत संस्था है। परिवार के सदस्यों एवं भाई बहनों का भी बच्चे के समाजीकरण पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। सदस्यों के पारस्परिक प्रेम, सहयोग, त्याग, अधिकार, बलिदान, सेवा, कर्तव्य निष्ठा आदि से बच्चे में भी सद्गुण जन्म लेते हैं। परिवार में आयु, लिंग एवं पद की दृष्टि से विभिन्न प्रकार के व्यक्ति होते हैं, जिनके संपर्क से बच्चा उनके आचरणों का अनुकरण करता है। वह माँ, बहन, भाई, पिता में लिंग भेद होने से विषम लिंगियों के प्रति समाज में प्रचलित व्यवहार एवं मूल्यों को ग्रहण करता है। इसी प्रकार से परिवार में छोटी एवं बड़ी सभी आयु के व्यक्ति होते हैं। तो बड़े छोटों के प्रति अधिकारों का एवं छोटे बड़ों के प्रति कर्तव्यों का निर्वाह करते हैं, जिसे बच्चा भी ग्रहण करता है। अधिकारों एवं दायित्वों का परिवार में सुंदर समन्वय पाया जाता है। परिवार का सहयोग एवं भावात्मक पर्यावरण बच्चे के व्यक्तित्व निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, क्योंकि बच्चा उचित एवं अनुचित का भेद करना परिवार से सीखता है और परिवार में ही नैतिकता के भाव पैदा होते हैं और सही कार्यों को ग्रहण करता है। परिवार में बच्चा जो कुछ सीखता है वो उसके जीवन की स्थायी पूंजी होती है, यानी बच्चा जो सीखता है उसके मानस पटल पर जो परिवार से सीखता है वो अंकित होता है। परिवार के सदस्यों से ही वह किसी को अपना आदर्श
चुन लेता है और अपने परिवार को उसी प्रकार बनाने का प्रयास करता है। भाषा का प्रयोग भी बच्चा परिवार में ही सीखता है। परिवार में भिन्न भिन्न स्वभाव एवं रुचि वाले व्यक्ति होते हैं। बच्चा उन सभी के साथ अनुकूलन करना सीखता है, यानी सामंजस्य करना सीख जाता है। बड़ों की आज्ञा का पालन करना सीखता है। पारिवारिक जो आदर्श होते हैं, जो मूल्य होते हैं, उनको भी वो परिवार से ही सीखता है। परिवार ही उसे आदर्श नागरिकता का पाठ पढ़ाता है। वहीं से उसमें प्रेम, त्याग, बलिदान, सहयोग, दया, क्षमा, परोपकार, देश प्रेम, सहिष्णुता, आज्ञाकारिता, अनुकूलन आदि गुण आता है। इसीलिए ही कहा जाता है कि परिवार शिशु की प्रथम पाठशाला होती है। तो बच्चा परिवार का ही प्रतिरूप होता है। तो परिवार के बाद बच्चा जैसे जैसे बड़ा होता है तो उसका अपना एक खेल समूह यानी क्रीड़ा समूह बन जाता है। तो समाजीकरण की दृष्टि से बच्चे के लिए मित्रों का समूह अथवा खेल समूह एक महत्वपूर्ण प्राथमिक समूह है, क्योंकि परिवार के बाद वह अपने हमजोलियों यानी हम उम्र के बच्चों के साथ संपर्क में आता है और जो उसके हम उम्र होते हैं ये लोग उसे अपनी परिस्थिति एवं वर्ग के मूल्यों से परिचित कराते हैं। खेल समूह में बच्चा खेल के नियमों का पालन करना सीखता है। वह दूसरों के नियंत्रण में रहना और अनुशासन का पालन करना भी सीखता है। उसमें नेतृत्व के गुण विकसित होते हैं तथा लोगों को नियंत्रण व अनुशासन में रखना भी सीखता है। वह खेल में हार और जीत दोनों होने पर परिस्थितियों से अनुकूलन करना भी सीखता है। खेल के दौरान ही वह पारस्परिक सहयोग, प्रतिस्पर्धा और स्वस्थ संघर्ष की भावनाएं भी ग्रहण करता है। समय आने पर बच्चा कानून और व्यवस्था का प्रतीक बन जाता है। जब कोई खेल के नियमों को तोड़ता है तो वह उसका विरोध करता है तथा स्वयं नियमों का रक्षक बन जाता है। अन्य समूह की भांति खेल समूह भी पुरस्कार एवं दंड के द्वारा अपने सदस्यों के व्यवहार को स्वीकृत या अस्वीकृत करता है। तीसरा, पड़ोस। पड़ोस का भी बच्चे के समाजीकरण में महत्वपूर्ण योगदान होता है। बच्चों के ही नहीं वरन बड़ों के समाजीकरण में भी पड़ोस का विशेष योगदान होता है। शहरों की तुलना में गाँव में पड़ोस का अधिक प्रभाव पड़ता है। बच्चे अनजाने में ही पड़ोसी से कई बातें सीख जाते हैं। पड़ोस के लोग बच्चे को स्नेह एवं प्यार में कई नई बातों का ज्ञान कराते हैं। उसकी प्रशंसा एवं निंदा के द्वारा उसे समाज सम्मत व्यवहार करने को प्रेरित करते हैं। पड़ोसी समय समय पर उसे ये बताते रहते हैं कि उससे किस प्रकार के आचरण की अपेक्षा की जाती है। पड़ोस के बाद नातेदारी समूह। नातेदारी समूह में रक्त एवं विवाह से संबंधित सभी रिश्तेदार आ जाते हैं। इसमें भाई बहन, पति पत्नी, साले, जीजा, ससुर, देवर, भाभी, अन्य सभी संबंधियों के संपर्क से व्यक्ति कुछ न कुछ सीखता है। इन सभी के प्रति उससे भिन्न भिन्न प्रकार की भूमिकाएं निभानी होती है। किसी के साथ घनिष्ठ और हंसी मजाक के संबंध होते हैं तो किसी से परिहार या दूरी बरती जाती है, यानी उनमें पर्दा पाया जाता है। विभिन्न रिश्तेदार भी बच्चे पर अपना प्रभाव डालते हैं जिससे वह ग्रहण कर लेता है। विवाह का भी व्यक्ति के जीवन पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। विवाह के बाद लड़के व लड़की को पति व पत्नी की भूमिका निभानी होती है। विवाह के बाद लड़के लड़की को नए दायित्वों का निर्वाह करना पड़ता है। उन्हें एक दूसरे के लिए त्याग करना होता है, निष्ठा रखनी होती है। पति पत्नी ही आगे चलकर माता पिता, दादा दादी व नाना नानी आदि की परिस्थिति ग्रहण करते हैं। इस प्रकार विवाह के बाद बालक को नई परिस्थितियाँ एवं भूमिकाएं ग्रहण करनी होती है और उन्हें ग्रहण करना होता है। शिक्षण संस्थाएं ये द्वैतिक संस्थाओं के अंतर्गत आती है। शिक्षण संस्थाओं से बच्चा बहुत कुछ आत्मसात करता है, क्योंकि वो अपने गुरुजनों, पाठ्य पुस्तकों, साहित्यों, कक्षा के साथियों से अनेक बातें सीखता है। तो शिक्षा यानी शिक्षण संस्थाओं से भी उनका समाजीकरण होता है। राजनीतिक संस्थाएं, क्योंकि व्यक्ति के समाजीकरण में राजनीतिक संस्थाओं का भी कम महत्वपूर्ण योगदान नहीं है। ये संस्थाएं व्यक्ति को आत्मबोध कराती है। तानाशाही एवं प्रजातंत्रीय शासन में भिन्न भिन्न प्रकार का समाजीकरण होता है। सरकार में व्यक्ति के जीवन में सुरक्षा की भावना कम होती है, अतः स्वाभाविक विकास में बाधा पड़ती है। प्रजातंत्रीय एवं कल्याणकारी राज्य में सरकार लोगों की भलाई, शिक्षा एवं कल्याण के लिए अनेक कार्य करती है। इससे व्यक्ति को व्यक्तित्व निर्माण के सुअवसर प्राप्त होते हैं। आर्थिक संस्थाएं
आर्थिक संस्थाएं व्यक्ति को जीवन यापन करने के लिए समर्थ बनाती है। इनके द्वारा हम ये सीखते हैं कि बाजार, बैंक व दुकान में किस प्रकार से व्यवहार करें। इसी तरह से धार्मिक संस्थाएं व्यक्ति के जीवन पर धर्म का गहरा प्रभाव होता है, क्योंकि ईश्वरीय भय एवं श्रद्धा के कारण वह नैतिकता तथा अनेक गुणों को ग्रहण करता है। व्यक्ति में पवित्रता, न्याय, शक्ति, सच्चरित्रता, कर्तव्यपरायणता, दया, ईमानदारी आदि गुणों का विकास करने में धर्म अपनी प्रमुख भूमिका निभाता है। सांस्कृतिक संस्थाएं, कि आधुनिक समाज में अनेक सांस्कृतिक संस्थाएं पाई जाती है, जैसे संगीत अकादमी, नाटक मंडली, कवि सम्मेलन इत्यादि। तो इन संस्थाओं से व्यक्ति को अपनी संस्कृति से परिचय होता है। इनके द्वारा व्यक्ति अपनी प्रथाओं, परंपराओं, वेशभूषा, साहित्य, संगीत, कला, भाषा आदि से परिचय होता है और ये संस्थाएं उसके व्यक्तित्व के विकास में योगदान देती है। इसी तरह से व्यवसाय समूह, क्योंकि व्यक्ति जिस व्यवसाय समूह में लगा होता है उसके मूल्यों को भी वो ग्रहण करता है। वो व्यवसाय के दौरान अनेक व्यक्तियों के संपर्क में आता है। छोटे एवं बड़े अधिकारी, एजेंट, मैनेजर आदि से संपर्क से वह व्यावसायिक ज्ञान व गुण ग्रहण करता है तथा प्रशासनिक ढांचे से भी वो परिचय हो जाता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि व्यक्ति जो जो बड़ा होता जाता है उसका सामाजिक दायरा बढ़ता जाता है और वो अनेक संस्थाओं के माध्यम से अपना समाजीकरण करता है। तो हमें देखना है कि हमारे समाज में मतलब समाजीकरण किस तरह से होता है, समाजीकरण किन किन संस्थाओं के माध्यम से होता है, किन किन के संपर्कों में आने से होता है। क्योंकि ये तो हम जानते ही कि समाजीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जो आजीवन चलती रहती है। तो बच्चा जब से पैदा होता है और मृत्यु पर्यंत उनका समाजीकरण होता रहता है। तो अनेक संस्थाओं के संपर्क में आता है और उन संस्थाओं के माध्यम से समाजीकरण होता है। धन्यवाद।